बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल्स। अगला चैप्टर आपका साइंस का जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली चीज कंबशन है क्या। तो कंबशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, जिससे मीन्स बेसिकली वो क्या हो रहा है, जल रहा है वो सब्सटेंस, और जलेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो ऑब्वियस है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है, बर्न करता है, और उसके साथ उसके बर्न होने पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जल रहा है, जलने पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। व्हाट डू वी से दिस प्रोसेस, इट इज कंबशन। वो क्या होता है आपका, कंबशन होता है। अब कंबशन के लिए चीजें क्या आवश्यक हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या, कंबस्टिबल सब्सटेंस वो है जो क्या होगा, बर्न होगा, जिसको हम जलाएंगे, और जो कंबशन प्रोसेस है हमारा वो कंप्लीट होगा। सेकेंडली अगर हम बात करें, कंबशन के बाद क्या रिक्वायरमेंट है, रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होना जरूरी है, रेगुलर सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज क्या करती है बेटा, बर्न करती है, या जो कंबशन का प्रोसेस है वो होता है, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, और एक वो सोर्स जिससे हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस गर्म कर रहे हैं, उसे बर्न कर रहे हैं, वो सब्सटेंस भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो कंबशन है क्या, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करेगा, बर्न करेगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल इस एक्टिविटी में दे रखा है। यहाँ पे आपको 3 ग्लासेस दिख रहे हैं। ठीक है, ग्लासेस ऊपर से ओपन हो रखा है, नीचे से ओपन है पहले, तो यहाँ पे नीचे से जो ओपन है, ऊपर से बंद है। ठीक है, नीचे से क्या है, ये ओपन हो रखा है। तो अब हुआ क्या है इसमें, नीचे से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन है, तो यहाँ पे ये कैंडल क्या कर रही है, जल रही है। मींस जो एयर है, यहाँ पे रेगुलर सप्लाई हो रहा है एयर का, मींस ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है, रेगुलर सप्लाई हो रहा है, और जिसकी वजह से कंबशन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ये चीज यहाँ पे जल रही है। फिर हमने क्या किया, ये जो नीचे ब्लॉक्स रखे थे, सॉलिड ब्लॉक्स, इनको हटा दिया और इसको रख दिया दोबारा। अब इसके बाद हुआ क्या, ये धीरे धीरे बुझने लग गया। यहाँ पे आपको बुझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे कम हो रहा है। ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो रहा है, जो कंबशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो रहा है, और ये कैंडल बुझने लग रही है। फिर हमने क्या किया, एक और कार्डबोर्ड लिया, उसको ऊपर रख दिया। अब दोनों तरफ से, नीचे से भी बंद है, एयर का सप्लाई मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। अब इससे होगा क्या, जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, और जो कंबशन प्रोसेस था वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और जो चीज जल रही थी वो चीज जलना बंद हो जाएगी। इस एक्टिविटी से हमें ये चीज पता लगी, ये चीज क्लियर हुई कि देयर शुड बी अ रेगुलर सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, फॉर विच प्रोसेस, फॉर केमिकल प्रोसेस विच इज नोन एज कंबशन। एक केमिकल प्रोसेस जो कंबशन है, उसके लिए ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है जी, इतना पता लग गया हमें यहाँ पे इस चीज से, इस एक्टिविटी से। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो तो ठीक है, लेकिन और भी एक चीज रिक्वायर्ड है, वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, मींस उस टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, या हम उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि वो जलने लग जाए। ठीक है, तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर at which
a substance catches fire is called its ignition temperature. उसको हम क्या कहते हैं? ignition temperature कहते हैं। मीन्स वो सबसे कम तापमान जिस पे कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर सके, वो उसका क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब जैसे कोई चीज होती है जल्दी जल जाती है, जैसे पेट्रोल है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? काफी लो है। वुड है, लकड़ी को जलने में टाइम लगता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा? ज्यादा है। ठीक है। तो जो भी चीज जल्दी फायर कैच कर लेती है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? काफी कम है। और जो भी चीज या जो भी सब्सटेंस फायर धीरे कैच करता है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। ओके, इतना क्लियर हो गया हमें इस चीज से। इग्निशन टेम्परेचर पता लग गया हमें क्या होता है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कंबशन की, जिसमें आपका पहला कंबशन का टाइप आता है रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन क्या होता है? वो कंबशन जिसमें जल्दी से आग लग जाती है। मीन जैसे पेट्रोल होता है। ठीक है। क्या होता है? पेट्रोल होता है, उसको हमने जस्ट माचिस की तिल्ली जलाई, बस पेट्रोल पे रख दिया, पेट्रोल तुरंत बर्न करने लग जाता है। तो वहां पे रैपिड कंबशन होना है, जल्दी से कंबशन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। या एलपीजी जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसे, सिलेंडर्स आपके घरों में होते हैं एलपीजी के। जब हम स्टोव को ऑन करते हैं और लाइटर से उसे जलाते हैं या माचिस से जब उसे जलाते हैं, तो क्या होता है? एकदम से सडनली वो क्या कर लेता है? फायर कैच कर लेता है। मीन्स वो फ्यूल क्या कर लेता है? जल्दी से फायर कैच कर लेता है। और वो सब्सटेंस है क्या? एलपीजी या पेट्रोल है क्या? एक सब्सटेंस है जो फायर कैच कर रहा है, जिसमें कंबशन हो रहा है। वो कंबस्टिबल मटेरियल है हमारे लिए, वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें क्या हो रहा है बेटा? आपका रैपिड कंबशन हो रहा है। तो रैपिड कंबशन का टाइप हमें पता लग गया कि क्या होता है। हम बात करेंगे अगले टाइप की, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? ये वो कंबशन है जिसमें आपको कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है। मीन्स इनपुट किस चीज का? इनपुट आपको अलग से आपको फायर नहीं जलानी वहां पे, या अलग से उसको हीट प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है। वो चीज अपने आप सडनली बर्न होने लग जाती है, अपने आप ही बर्न होने लग जाती है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर रेज हो जाता है। मीन जितना उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, वो इग्निशन टेम्परेचर उस सराउंडिंग ने उसके पूरा कर दिया। इग्निशन टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गया, तो क्या होगा? वो चीज अपने आप बर्न करने लग जाएगी। जैसे सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं दो, ये क्या होते हैं? अपने आप जलने लग जाते हैं। आप इनको कहीं पे भी रख देंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये अपने आप जलने लग जाते हैं। या व्हाइट फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस भी एक एग्जांपल है। व्हाइट फॉस्फोरस, इसको आपने रूम में रख दिया तो ये रूम टेम्परेचर पे भी बर्न करने लग जाएगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 30 to 35 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और इस टेम्परेचर पे ये अपने आप बर्न करने लग जाता है। ठीक है। अलग से हमने हीट प्रोवाइड नहीं करी, बस सराउंडिंग्स का इतना टेम्परेचर था जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये बर्न करने लग जाता है। दैट इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस कंबशन। अगला टाइप है जो हमारा, वो क्या है? एक्सप्लोजन। पटाखे जैसे जलाते हैं लोग। ठीक है। तो फायरवर्क्स का एग्जांपल है कि इसमें वो, उसमें क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। मींस वो टाइप है कंबशन का एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इज दैट टाइप ऑफ कंबशन इन विच हीट इज प्रोवाइडेड। मींस हम क्या कर रहे हैं? फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। जलाने पे क्या होगा? एक ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, और एक ह्यूज अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये सब होने के बाद एक लार्ज अमाउंट में गैस भी फॉर्म होगी उस रिएक्शन की वजह से। मींस हीट भी प्रोड्यूस हुई, लाइट भी प्रोड्यूस हुआ, साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, और साथ ही साथ गैस भी निकलने लगी। जो पॉल्यूशन होता है, जो स्मोक उसमें से निकलता है, जैसे पटाखे जलाते हैं लोग, तो क्या होता है? उसको पटाखा जब जलता है, जब उसको फायर हम प्रोवाइड करते हैं माचिस से या किसी से भी, आप जब जलाते हैं उसको पटाखे को, तो होता क्या है उसमें? वो जलता है और फट जाता है। फटने का मतलब क्या है? यहाँ पे वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और साथ में उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद
उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, स्मोक निकलने लग जाता है। ठीक है, अब हम फर्दर बात करेंगे फ्लेम की। फ्लेम एक अलग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फ्लेम है क्या, फ्लेम के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये एक यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कैंडल की फ्लेम का। ये डायग्राम आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या पॉज करके आप बना सकते हैं अभी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो जब खत्म हो जाए तब आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, आउटर जोन जो होती है, वो उसमें कंप्लीट कंबशन होता है, वो पूरी तरीके से जल रही होती है। और वो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ब्लू कलर की होती है, और जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो वही होता है। जो हॉटेस्ट पार्ट है किसी भी फ्लेम का, चाहे वो कैंडल की फ्लेम हो या किसी भी चीज की फ्लेम हो, तो जो उसमें ब्लू वाला पोर्शन है, मीन जो ब्लू कंपोनेंट है उस फ्लेम का, वो क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। मिडल जोन जहां पे पार्शियल कंबशन होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, वहां पे क्या होता है, मॉडरेटली हॉट रहती है, वो यहाँ पे येलो कलर का होता है। और इनर मोस्ट जोन जो अनबर्न्ड वैक्स है, जहाँ पे वेपर्स हैं, ब्लैक कलर का होगा, वो वहां पे क्या होगी, मॉडरेट जोन की जस्ट नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये आपका क्या है, लीस्ट हॉट जोन है, किसकी, एक फ्लेम की। तो हॉटेस्ट जोन हमें पता लग गई। हॉटेस्ट जोन क्या है, हॉटेस्ट जोन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मॉडरेटली हॉट जोन ये है, और ये वाली आपकी इनर मोस्ट जोन है जो लीस्ट हॉट होती है। ठीक है, और इनर मोस्ट जोन आपकी अनबर्न्ड वैक्स होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मिडल जोन आपकी ये रही जो लीस्ट हॉट है, और ये वैक्स कैंडल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लेम हमें पता लगेगी, फ्लेम एक्चुअली में है क्या। दोबारा मैं बता देता हूँ, आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर की होती है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रखा होता है। ये आपको दिख रहा है, आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर की है, और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। मॉडरेटली हॉट जोन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और लीस्ट हॉट जोन आपको यहाँ पे दिख रही है, और उसके नीचे जो आपका अनबर्न्ड वैक्स होता है, ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, वेपर्स फॉर्म हो रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो आपका क्या है, कैंडल का पोर्शन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्यूल की। फ्यूल क्या है, तो फ्यूल है क्या, कोई भी वो सब्सटेंस जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट, कब प्रोड्यूस करेगा, ऑन बर्निंग, जब उसको जलाया जाएगा, जब उसमें कंबशन किया जाएगा और वो हीट प्रोड्यूस करे, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, फ्यूल है। दैट इज व्हाट, फ्यूल। तो फ्यूल क्या है, वो सब्सटेंस जिसको जलाने पर हीट प्रोड्यूस हो, वो क्या है बेटा, फ्यूल है। हर फ्यूल की अपनी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मींस कम एनर्जी प्रोवाइड करने में, मींस कम हमारा एनर्जी हमने उसको कम प्रोवाइड करी और वो जल्दी से बर्न होने लग गया। तो कंडीशंस क्या है आइडियल फ्यूल के लिए, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, मींस ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे हमने 1 kg फ्यूल लिया और वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, मींस ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी। तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, मतलब कम अमाउंट का फ्यूल यूज किया हमने, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो क्या है, एक अच्छा फ्यूल है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ गुड फ्यूल, दैट इज एन आइडियल फ्यूल। अब यहाँ पे हम फर्दर देखेंगे अगली चीज, वो क्या है यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट यहाँ पे आपको दिख रही होगी, किलो जूल पर केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है जी, तो कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया हिंदी में। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो भाई कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 1 kg कोई भी फ्यूल लिया हमने, 1 kg हमने कोई सा भी फ्यूल उठा लिया, और उसमें जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको बर्न करने पर, वो हमारी क्या है, उसकी, उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। और ये इस पे भी क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है, इस पर्टिकुलर चीज पे भी क्या डिपेंड करती है,
फ्यूल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये आपको यहाँ पे पता लग गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है, ये टेबल में आपको अलग अलग फ्यूल दिख रहे होंगे और इनकी अपनी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 6000 टू 8000 किलो जूल्स पर केजी। वुड की क्या है, 22000 तक है, 17000 टू 22000 किलो जूल पर केजी। कोल की क्या है, 25000 टू 33000 पर केजी। पेट्रोल की क्या है, 45000 किलो जूल्स पर केजी। कैरोसिन की भी सेम है, डीजल की भी सेम है। मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला होता है मीथेन का। CH4 क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है और केमिकल फॉर्मूला, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 50000 है। CNG की भी कैलोरीफिक वैल्यू 50000 है। LPG की वैल्यू कितनी है, कैलोरीफिक वैल्यू 55000 है। बायोगैस की आपको कैलोरीफिक वैल्यू दिख रही होगी 35000 टू 40000। और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन गैस का फ्यूल यूज किया जाए तो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा निकल के आती है, 1,50,000, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन। और लीस्ट यहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, काऊ डंग केक सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मीन सबसे कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कौन सा है यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गया, और लीस्ट एफिशिएंट कौन सा हो गया फ्यूल, काऊ डंग केक हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको पता लगे कि कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो that particular fuel will be more efficient, and if the calorific value is less, then the efficiency of fuel is also less. Okay, इतना क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे पता लग गया क्या चीज है, किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। अब फ्यूल को बर्न करने से हार्मफुल इफेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि हर फ्यूल में आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। हर फ्यूल में, पेट्रोलियम को ले लो आप, चाहे वुड को ले लो, चाहे कोल को ले लो, इन सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। दे ऑल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ हॉट गैस, जो किसको फर्दर लीड करता है, ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एयर में और भी गैसेस प्रेजेंट है, तो जब कार्बन रिएक्ट करता है इन सबके साथ बर्न होने पे, तो कई सारी डिफरेंट हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, टॉक्सिक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती हैं, और हॉट गैस प्रोड्यूस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर ओवरऑल अर्थ का क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। तो आपने देखा होगा जो पॉल्यूशन का जो मैक्सिमम परसेंटेज रहता है किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट, या हम अर्थ की बात करें पूरे अर्थ की, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है किस चीज का, पॉल्यूशन का, वो कौन बियर कर रहा है यहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स बियर करते हैं, मींस व्हीकल्स जो होते हैं वो बियर करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्हीकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्यूल यूज किया जा रहा है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। पहले स्टीम इंजन्स थे तो कोल का यूज होता था, ठीक है, उससे पहले लकड़ियों का यूज होता था कोल से पहले। तो ये सब क्या है, इन सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, विच increases pollution, okay, and that pollution lead to what, it leads to global warming, ठीक है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ये तो हो ही रहा है, और साथ में और क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, और क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पे, एसिड रेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एसिड रेन भी यहाँ पे एक क्या कहते हैं, रिजल्ट है इस पॉल्यूशन का, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है या जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है इस पॉल्यूशन की वजह से, वो डिस्टरबेंस में एसिड रेन भी आता है हमारा, ठीक है। जैसे कोल डीजल बर्न हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड्स। नाइट्रोजन और सल्फर की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, रेन वाटर के साथ मिक्सअप होती हैं और क्या क्रिएट करती हैं, एसिड फॉर्म करती हैं, और दैट पर्टिकुलर एसिड विद वाटर क्रिएट्स एसिड रेन, जो क्या करती हैं, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है,
वाटर बॉडीज में जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ है उसको भी क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। क्योंकि भाई किसी की आप घर में एसिड गिराओगे तो खराब तो होगा ही ना। तो उन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या घर है उनका, वाटर है। वाटर में अगर एसिड आ रहा है तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। जैसे आपने 7th क्लास में एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था, 7th क्लास में आपने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या था बेसिकली, उसमें यही तो था कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी वेस्ट का, जो वेस्ट फैक्ट्रीज से आ रहा है, तो उस वेस्ट को ट्रीट क्यों किया जाता है, दैट पर्टिकुलर वेस्ट इज एसिडिक। और एसिडिक वेस्ट को इसलिए ट्रीट किया जाता था, उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि भाई वो एक्वेटिक लाइफ को, या जो एक्वेटिक, ये जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्या करे, हार्म ना करे। ठीक है, दैट वाज द रीज़न। ओके, तो हमें यहाँ पे पता लगा कि भाई एसिड रेन क्या है और एसिड रेन किस वजह से हुआ है। अब हम फर्दर बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल की बात करी तो हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल को। अभी कोल या कोई भी फॉसिल फ्यूल कैसे प्रोड्यूस हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हम 300 आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ, तब ये फॉसिल फ्यूल बना। मीन्स बरी हो रहा था, बरी मतलब मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। क्या हुआ, जो डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स थे, ठीक है, ये क्या हो गए, सॉइल के अंदर फॉर्म नीचे आने लग गए। मीन्स सॉइल की लेयर पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर फॉर्म होती गई, और इतनी फॉर्म हो गई कि ये जो नीचे डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स थे, या जो भी इनका वेस्ट था, वो क्या हो गया, बरी होने लग गया। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये बरी होके एक रॉक लाइक सब्सटेंस बन गया। और यही रॉक लाइक सब्सटेंस क्या दे रहा है हमें, कोल दे रहा है। आज के टाइम पे हमें क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है। और आज के टाइम पे क्या, पहले से ही कोल मिल रहा है। इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है कोल को, ठीक है, जहाँ पे इसका कोल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड दे सैंक डीपर एंड डीपर, और गहराई में क्या होते गए, दबते गए। और इस हाई प्रेशर टेम्परेचर में डेड प्लांट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। ठीक है, और ये कोल मेनली क्या कंटेन करता है, कार्बन को कंटेन करता है। ठीक है जी। और ये जो स्लो प्रोसेस था डेड वेजिटेशन का, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। ये दैट स्लो प्रोसेस इन विच dead decaying plants and animals got buried under the soil deeper and deeper by the increase in temperature and pressure, and the formation of coal due to this is called carbonization। उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इनके रिमेन्स से भी जो एक और चीज क्रिएट हुई, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, अब फर्दर हम बात करें कोल के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोल से और क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कोल भी हैं, बिटुमिनस कोल है, ठीक है, और भी कोल के टाइप्स हैं, लिग्नाइट भी है कोल का टाइप। ठीक है, लेकिन अब हम कोल के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। पहला कोल का प्रोडक्ट क्या है, कोक, COKE, कोक। कोक पीने वाली नहीं है बेटा, कोक कोल ही है, कोल का एक प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, एक प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। कोल को यूज किया जाता, इस कोक को कहाँ यूज किया जाता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में कोक को यूज किया जाता है। अब इसका यूजेस कैसे होगा, आप बोलेंगे सर यूज कैसे हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज किया जाता है। इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोड्यूस होता है, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फर्दर हम बात करें कोल तार। जब हम इसी कोक को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, एक अनप्लेजेंट स्मेल भी क्रिएट होती है इसके साथ। और ये जो थिक लिक्विड है, यही हमारा क्या है, कोल तार है। इसी के साथ आपको यहाँ पे चारकोल दिख रहा होगा। चारकोल क्या है, व्हाट इज चारकोल, तो चारकोल क्या है, सॉरी चारकोल कह रहा हूं मैं, कोल गैस। जब हम कोल को हीट करते हैं, मींस कोल को जब हम हीट करते हैं कोक को प्रोड्यूस करने के लिए, मैंने कोयला लिया, मींस कोल माइन से हमने कोल निकाला और उस कोल को हीट करना स्टार्ट किया। हीट हम क्यों कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट वी वांट टू प्रोड्यूस कोक,
and during that process a gas is evolved, and that particular gas is what? That particular gas is coal gas. Understood? तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने कोल को हीट करना स्टार्ट किया और कोल से हमें क्या प्रोड्यूस करना था? कोक प्रोड्यूस करना था, और इस प्रोडक्शन के टाइम पे जो गैस प्रोड्यूस हुई वो हमारी क्या है? कोल गैस है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम देखो बेटा एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है, जो आजकल आपको मोटरसाइकिल्स में, ठीक है, या इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल्स में पेट्रोलियम का यूज होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल हो गया, ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो कहाँ से निकली? पेट्रोलियम से निकल के आई। ठीक है जी। पेट्रोलियम कहाँ प्रेजेंट था और पेट्रोलियम आया कहाँ से? जो पेट्रोलियम वर्ड है वो डिराइव कैसे हुआ? The word petroleum is derived from petra, means rock, and oleum, which means oil, means पत्थर का तेल। ठीक है, रॉक ऑयल हम एक तरीके से कह सकते हैं। पेट्रोलियम है क्या? रॉक ऑयल है। जो कैसे फॉर्म हुआ? was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay over millions of years. Absence of air, high temperature and high pressure. क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्म होने लग गया पेट्रोलियम में, नेचुरली ये प्रोड्यूस होने लग गया। नेचर का ही एक चीज था जिसकी वजह से ये चीज प्रोड्यूस होने लग गई। अब उसके डायग्राम से हम और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे कैसे निकाला जाता है? जैसे वेल्स हैं, इम्पर्वियस रॉक दिख रही होगी आपको, गैस है सबसे ऊपर, फिर ऑयल है, फिर वाटर है, फिर ये रिजर्वॉयर रॉक है, जो फर्दर ऑयल जो इसमें से और निकलेगा, जो मींस जो पत्थर का तेल है, जो रिजर्वॉयर रॉक जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है वो रॉक है, मींस पेट्रा, और जो ऑयल उसमें से प्रोड्यूस होगा वो हमारा ओलियम है, विच इज क्रिएटिंग बोथ ऑफ देम व्हेन कंबाइंड दिस इज नोन एज पेट्रोलियम। ठीक है, तो और उसके ऊपर ये गैस है। गैस यहाँ पे नेचुरल गैस है जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं बेटा। यहाँ पे पेट्रोलियम के क्या हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हैं? दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर, अगर हम इसको देखें यहाँ पे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे आपका डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल आ गया, पैराफिन वैक्स आ गया, ठीक है, और कैरोसिन ऑयल आ गया, या जो भी और भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे किसके हैं? पेट्रोलियम के हैं। जो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे किस में काउंट किए जाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स में काउंट किया जाएगा। और ये सभी क्या हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। अभी प्रोडक्शन इसका होता किस तरीके से है ये समझते हैं हम। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप 9th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको यहाँ पे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है बेटा? बेसिकली हमने क्या किया, पेट्रोलियम का एक कंपोनेंट उठाया हमने, उसको डाल दिया इस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में डाला हमने। अब फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में होगा क्या? FC में लिख रहा हूँ, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है, इसमें हमने पेट्रोलियम को डाला। अब इस पेट्रोलियम को क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा, मींस इसको हीट प्रोवाइड की जाएगी, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जाएगी। अब उसका कोई भी सोर्स हो सकता है हीट प्रोवाइड करने का। तो हीट प्रोवाइड करिए। अब क्या हुआ, ये पेट्रोलियम जो था वो बॉईल होना स्टार्ट हुआ। लिक्विड ही तो है, तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड बॉईल होता है। तो लिक्विड बॉईल होगा। अब इस लिक्विड में, इस पेट्रोलियम जो लिक्विड है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, मींस कई सारे इसके प्रोडक्ट्स इसमें हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या? ये बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे कोई भी लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देता है? बर्न करना स्टार्ट कर देता है। मींस द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। मैंने बर्न बोल दिया गलती पहले गलती से। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग टू फॉर्म गैस। मींस गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। बॉइल होकर किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड, गैसेस फॉर्म में ही आता है ना। तो जब लिक्विड बर्न होके गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो प्रोसेस हमारा क्या, या जो वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मींस जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? इट इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो उसका क्या हो जाता है?
बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर लिक्विड क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। क्यों बॉईल हो रहा है? क्योंकि इसको हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो सब जो भी इसमें लिक्विड प्रेजेंट है पेट्रोलियम में, जो पेट्रोलियम है हमारा, उसमें जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, इन सब का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे पेट्रोल और डीजल का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सारे गैस में कन्वर्ट होंगे। तो जब ये गैस में कन्वर्ट होंगे, तो एक और यहाँ पे फनल लगा रखा होगा जहाँ पे ये गैस निकलेगी, और इसको यहाँ से ठंडा करा जा रहा होगा। अब गैस को जब हम ठंडा करते हैं, आपको पता है जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, द गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अगेन लिक्विड। तो पहले क्या हुआ, जैसे मैंने मान लिया कि भाई सबसे पहले पेट्रोल बॉईल होके, पेट्रोल जो लिक्विड था वो बॉईल होके गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, गैस में कन्वर्ट हुआ, उस कॉलम से निकल रहा है, तो गैस को ठंडा किया गया। तो गैस का जब टेम्परेचर हम कम करेंगे, गैस का टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो गैस जो पेट्रोलियम गैस की, पेट्रोल जो गैस की फॉर्म में था वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो लिक्विड में बन गया तो वो अगेन वो पेट्रोल ही तो होगा, है कि नहीं? वो क्या होगा, पेट्रोल ही तो होगा हमारा। जो गैशियस फॉर्म में था, गैशियस पेट्रोल जो था वो गैशियस, वो लिक्विड की स्टेट में आ गया ना। लिक्विड की स्टेट में कैसे आया, गैस को हमने ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया तो पेट्रोल निकल के आ गया, पेट्रोल को अलग से कंटेनर में कर दिया। तो ऐसे ही फिर हमने क्या किया, डीजल के साथ भी किया। अब मान लो कि पेट्रोल के बाद डीजल निकल के आया, ठीक है, तो डीजल भी तो लिक्विड में आ गया, इसी तरीके से गैसियस फॉर्म में आया, गर्म करने पे उसको अपना बॉइलिंग पॉइंट मिल गया था, मतलब वो टेम्परेचर पे रीच कर गया था जिसपे डीजल क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट होने लग गया। तो अगेन जो गैस था उसको ठंडा किया तो डीजल लिक्विड आ गया, मीन्स डीजल निकल के आ गया। ऐसे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, या कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल के आ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, हम कैसे निकालते हैं, पेट्रोलियम है क्या वो पता लग गया। बाकी कोई डाउट करिए बेटा, वो चीज़ मेरे को आप रिवर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, दीज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। लिमिटेड है मीन्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में है जो नेचर में प्रेजेंट है। अब ये खत्म हो गया तो क्या होगा, अभी खत्म हो गया तो जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए नहीं बचेगा। ठीक है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें मशीनरी बनानी है फैक्ट्रीज में या जो इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तो पीसीआर एक एसोसिएशन है जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, फुल फॉर्म है इसकी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो क्या करती है, एडवाइस करती है लोगों को कि पेट्रोल और डीजल को हम ड्राइविंग के समय कैसे सेव कर सकते हैं। ये तो एक उसने टिप बताई हुई है। पहली टिप क्या है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक मॉडरेट स्पीड पे आप ड्राइव करिए, ज़्यादा फास्ट नहीं। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अब भाई आप गाड़ी स्पीड में जा रही है तो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो पेट्रोल या डीजल भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो ज़्यादा यूज़ होगा तो पेट्रोल कम होगा, डीजल कम होगा गाड़ी में। आप फिर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, डीजल डलवाएंगे, तो पेट्रोल डीजल कहाँ से आ रहा है, ये रिजर्वायर से तो आ रहा है जो जहाँ पे प्रेजेंट है। तो वहाँ से क्वांटिटी कम होगी, और वहाँ से कम होगा तो जो लिमिटेड है वो और ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा क्वांटिटी में। ठीक है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपकी गाड़ी का टायर का प्रेशर भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टायर का प्रेशर करेक्ट नहीं होगा तो ज़्यादा खींचेगी गाड़ी, ज़्यादा खींचेगी तो ज़्यादा पेट्रोल और डीजल चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस गाड़ी में। फर्दर इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। व्हीकल का मेंटेनेंस भी क्या है, रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है, क्योंकि आप रेगुलरली मेंटेन करके रखेंगे व्हीकल को तो उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, फ्यूल एफिशिएंट होगा वो व्हीकल या जो गाड़ी है वो क्या होगी, उतना ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। अब ये पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ टिप्स रखी हैं लोगों के सामने कि ये टिप्स उनको फॉलो करनी चाहिए, सो डैट वी कैन कंजर्व आवर फॉसिल फ्यूल्स, उसको हम कंजर्व कर सकें। और इसका एक ड्रॉबैक भी है बेटा, यहाँ पे हम कंजर्व तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो उसका ड्रॉबैक क्या है बेटा, ये क्या कर रहा है, अभी मैंने जैसे आपको पीछे एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग में बताया, वो उस चीज़ को लीड करता है बेटा, डायरेक्टली उससे इंटरलिंक्ड है। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन ही यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और यही रिसोर्सेज फर्दर उसको फिर हार्म भी कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, क्योंकि उन रिसोर्सेज को यूज़ करके वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो एक साइकिल चल रही है ना यहाँ पे, साइकिल चल रही है, क्या साइकिल चल रही है यहाँ पे, ह्यूमन ने क्या किया, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया, ठीक है,
फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने से पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ, डिजीजेज हुई डिफरेंट, अस्थमा होता है लोगों को पॉल्यूशन की वजह से, या जो भी लंग्स की डिजीज होती हैं वो होंगी, कैंसर हुआ, लंग कैंसर होगा, एसिड रेन होगी, वो फर्दर किसको लीड करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ह्यूमंस को ही डिस्टर्ब करेगा। समझ गए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ह्यूमन ने जो फॉसिल फ्यूल को अगर अनिमली यूज किया तो एक तो खत्म भी हो रहा है, दूसरा पॉल्यूशन भी हो रहा है, और अगेन वो पॉल्यूशन लीड कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, एसिड रेन को, या डिफरेंट जो चीजें उनको लीड कर रहा है जो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। तो ये साइकिल चलती जा रही है, काफी टाइम से चलती जा रही है और चलती रहेगी। ठीक है, जब तक प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं आते। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज आना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो उससे क्या होगा, ये जो पॉल्यूशन है ये कम होगा, ये पॉल्यूशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंबशन और फॉसिल फ्यूल चैप्टर है बेटा, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप मेरे को यहाँ पे रिवर्ट करेंगे। ठीक है, ओके।